हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अरुण मीना और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिसके अंदर आपको 10th 12th के स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बैचेस बनाई जाती है, जिन्हें 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट दिया जाता है। और बाकी नीट और जेई के लिए स्पेशल बैचेस होती है, जहाँ पर हम स्पेशली आपको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है हाउ टू क्रैक अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो ये वाली जो आज की वीडियो है, ये हम स्टूडेंट डिमांड पर बना रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और क्या अप्रोच लगाई जाती है, वो सीखना है। तो इसके लिए आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा स्ट्रिक्टली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आई होप आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे कि आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसमें से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। अब 2009 से लगा कर 2019 तक अगर हम ट्रेंड देखें तो 2009 में इससे 1 क्वेश्चन आया, 10 में 2 आया, 12 में 1 आया, फिर उसके बाद 14 में 1 आया, 15 में 1 आया, 16 में 1 आया, 16 में 0, 17 में 1, 18 में 0, 19 में 1। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर एक एवरेज निकाला जाए तो हर ईयर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो चैप्टर होता है फंडामेंटल चैप्टर होता है, जिसमें आप जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है उनको आप अप्लाई करते हैं। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपको यहाँ पर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो नोट्स होते हैं या जो आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने नोट्स हों, उन नोट्स को रिवाइज करके आप इस क्वेश्चन को लें और मेरे सॉल्व करने से पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, सो विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 4 एलिमेंट दे रखे हैं हमें ए से लगाकर डी तक, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो सेम फैमिली में नहीं आता है। अब फैमिली जो होती है, फैमिली से हमें यहाँ पर क्या समझना है। देखिए, फैमिली का मतलब ये होता है कि या तो वो सेम ग्रुप में होगा, या फिर वो सेम पीरियड में होगा, या फिर वो सेम ब्लॉक में होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप की फैमिली होती है, या तो ग्रुप होता है, या तो पीरियड होता है, या फिर क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो पहले हमें क्या पहचानना है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ब्लॉक। सो ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक को बिलोंग करता है। जैसे हमारा ए वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर हम देखें तो 4f और 5d, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में जा रहा है, इसका मतलब जो ए वाला एलिमेंट है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। बी वाले ऑप्शन में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो काहे में जा रहा है, 5s2 में जा रहा है, तो 4d10 एंड 5s2। तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो कहाँ पे है, एस में है। ठीक है, तो एस सबशेल में, इसलिए ये जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। सी वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन होती है पी सबशेल के अंदर, तो ये पी सबशेल को बिलोंग करेगा। और जो डी वाला है उसके अंदर भी क्या होता है, डी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, 3d10, तो डी में जा रहा है। सो ये भी जो होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो देखिए, ए और डी तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गए, मतलब ये सेम फैमिली के एलिमेंट हो गए। बट बी और सी जो है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो बी और सी तो दोनों ही फिर अलग हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही होगा। सो हम अब ब्लॉक को नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, पीरियड को देखेंगे। तो चलिए दूसरी चीज़ लेते हैं, पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही होता है पीरियड नंबर। तो ए वाले ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर है 5, मतलब ये ए जो हो गया वो 5th पीरियड का एलिमेंट हो गया। बी वाले ऑप्शन में भी ये 5, तो बी वाला भी 5th पीरियड का एलिमेंट हो गया। सी वाले में 3, तो ये 3rd पीरियड का एलिमेंट हो गया। और डी वाला है 4th, तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स की पीरियड्स तो सेम हो गए, बट सी और डी का पीरियड्स अलग अलग हो गए। तो ये वाला पीरियड वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब तीसरे पर हम चलते हैं, जो कि क्या होता है, ग्रुप। सो ग्रुप कैसे पहचाना जाता है, जो हमारा ब्लॉक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का ग्रुप पहचानने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो जो 5d से पहले आने वाली जो s है कौन सी होगी, 4s, 4s के बाद आएगी 5d, तो 4s के बाद आएगी 5d। तो d में है 10 और s में 2, तो कितने हो गए, 12। तो ये 12th ग्रुप का एलिमेंट होगा।
ठीक है। उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है उसके अंदर भी हम देखें तो 10+2, तो ये भी 12th ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी वाले ऑप्शन में हम देखें तो नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ठीक है। मतलब 5 एंड 5 में हम क्या ऐड करेंगे, अगर पी ब्लॉक में आपको ग्रुप निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन प्लस उससे पहले आने वाली एस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने 5, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन कितने 2 और उसमें 10, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 17th ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन कितने 2 और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने 10, तो ये भी हो गया 12th ग्रुप का मेंबर। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ए बी और डी ये तीनों की तीनों तो 12th ग्रुप के मेंबर हो गए, पर जो सी हो गया वो क्या हो गया, 12th ग्रुप का मेंबर ना होकर 17th ग्रुप का मेंबर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सो आपको ये समझ में आएगा जब आपने आपके नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बना या फिर आपको इसे सॉल्व करने में दिक्कत आई है तो आप जो हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड वाला लेक्चर है उसे देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर बेस्ड है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को निकालने का जो तरीका बताया गया था वो क्या बताया गया था कि ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन 3 तरीके से देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए ए वाले ऑप्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2p3, सी वाले ऑप्शन में 2p6, बी वाले में 3s1 और डी वाले में 2p5। अब लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होती है 2p6, तो 2p6 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पार्शली फिल्ड से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सी वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी तो ए से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ए बी और डी में अगर देखें तो देखिए ए जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, बी में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s1 और डी में कॉन्फ़िगरेशन है 2p5। अब देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, पीरियड नंबर, और वही क्या होता है, ऑर्बिटल का नंबर। ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्बिटल है और सभी ऑप्शन में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। बट जो बी वाला ऑप्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो काहे में जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। सो जो हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पर साइज जो होगा, अगर हम ऑर्बिटल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3s1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बी की होगी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आया तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा अच्छे से पढ़ें और वहाँ पर देखिए कौन कौन से फैक्टर्स पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे खोलें और वहाँ पर इस चीज़ को देखें, तो आपको ये जो चीज़ है वो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या पूछ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड ऑफ द इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ट्रेंड गलत है, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है ये जो है ये हम ग्रुप 17 में भी पढ़ेंगे जो कि पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। बट क्योंकि हम पीरियोडिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो ये कॉमन चीज़ होती है। अब अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो आप इसको पी ब्लॉक में भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसको पीरियोडिसिटी चैप्टर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए छोड़िए, अभी हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ट्रेंड, देखिए सबसे पहला होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो क्या दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में दे रखा है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है, आपसे होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे रखा है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन
को ले, ठीक है, ऑक्सीडाइज सामने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे, मतलब सामने वाले इलेक्ट्रॉन का एटम का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, ठीक है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होती है, वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कर देता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। अब जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, मतलब जो डी वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। दूसरी बात होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो लगने वाली एनर्जी उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने के कारण क्या होता है, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे कम तो होगी आयोडीन की, उसके बाद होगी फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की। तो इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, ए और डी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अगर डाउट हो तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर ले। ये जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट आए थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट गलत थे, ए और डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि कैटायन टू एनायन साइज का रेशो पूछा गया है, मतलब ऊपर होगा कैटायन और नीचे होगा एनायन। अब देखिए हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी वैल्यू, अगर कोई छोटी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देते तो जो आंसर होता है वो 1 से कम आता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर कैटायन का साइज़ बड़ा होगा और एनायन का साइज़ छोटा होगा तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, और अगर एनायन का साइज़ बड़ा होगा और कैटायन का साइज़ छोटा होगा तो आंसर क्या होगा, 1 से कम आएगा। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, हाईएस्ट कैटायन टू एनायन रेशो। इसका मतलब क्या होगा, कैटायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए और एनायन का साइज़ छोटा होना चाहिए। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। तो कैटायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा कैटायन किसका होता है, अल्कली मेटल्स का होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ बढ़ता है। तो देखिए सीजियम फ्लोराइड के अंदर अगर हम देखें तो सीजियम कैटायन जो होता है वो लार्जेस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, और स्मॉलेस्ट एनायन ढूंढना है। तो देखिए फ्लोरीन सभी ऑप्शन में दे रखा है, और फ्लोरीन जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट एनायन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है। काफ़ी आसान आंसर था, आपको बस इसमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैटायन और एनायन का रेशो कब 1 से कम होगा और कब 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ what is the value of the electron gain enthalpy for Na plus if ionization energy of Na1 is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई एटम लेगा तो उसको लेने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसने न्यूट्रल एटम के लिए दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन, और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन भी ऑब्वियस ही बात है NS1 होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इसकी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि NS1 जो होता है वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको NS2 में जाना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी 5.1 इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो लगेगी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है, देखिए Na और Na प्लस में डिफरेंस क्या है, Na का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और Na+1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है NP6, ठीक है। तो NP6 जो होता है और NS1 जो होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है कि NP6 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है NS1 से। पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमें 5.1 इलेक्ट्रॉन दे रखी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप ये याद रख लें कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको 5.1 दे रखी है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पता करना है, साइज का करेक्ट ऑर्डर पता करना है। तो देखिए साइज का जो ऑर्डर था उसमें हमने देखा था, पहले हमें चेक करना चाहिए क्या ये एलिमेंट, क्या ये चारों की चारों जितने भी हमें यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं क्या इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखिए सल्फर में होते 16 और 2 माइनस चार्ज है तो इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन माइनस 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गॉन में तो 18 होंगे ही होंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें एक माइनस कर दो तो 19 - 1 हो गए 18। कैल्शियम के पास होता है 20 में से 2 गए तो 18। ठीक है, तो सभी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सभी के अंदर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, ये इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो स्पीसीज दे रखी है ये सारी की सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जो साइज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जिस पर होगा उसका साइज सबसे कम होगा, तो Ca2+ का साइज सबसे कम होगा। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में Ca2+ का साइज सबसे कम है। अब उसके बाद क्या होगा, K+, आर्गॉन और S-2 और Cl- में क्या होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो S2- का साइज बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर क्या था, स्टेटमेंट दे रखे थे। ठीक है, अब हमें क्या करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से पता करना था। अब ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट थे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए दिए गए थे। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अभी हमने डिस्कस किया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो साइज होता है वो जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वो दिख नहीं पा रहा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो आयोनिक रेडियस जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो साइज होता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कैटायन पर वैसे वैसे जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अमॉन्ग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप मतलब अल्कली मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही हो गया कि अल्कली मेटल्स के अंदर क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, बी, सी और डी तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इनमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे लगता है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को हमने पढ़ने में कुछ गलती की थी। अमॉन्ग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉल द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। ओ ठीक है, ये वाली जो लाइन थी ये इंपॉर्टेंट थी, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्या बोल रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कैटायन पर जितना स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी छोटी उसकी रेडियस होगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या पढ़ा है कि साइज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो साइज बढ़ेगा। तो इसने यहाँ पर क्या बोल रखा है, उल्टा बोल रखा है कि स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ठीक है, तो स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। तो ये गलत हो गया, पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, ए वाला आना चाहिए। ठीक है, सो
आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी अगर आपको बस माइंड में एक चीज़ रखना है कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अगर हम देखें तो विच इज़ साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो साइज़ भी क्या होगा, कम होगा। बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंटेड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाना है फ्रॉम लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, मतलब लीस्ट नेगेटिव टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, अब ये देखना है, देखिए कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इसके अंदर हमें देखना है, देखिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम और जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो तो होता है हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट और एल्यूमिनियम जो होता है वो होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसके लिए क्या कहा जाता है कि जो थर्ड पीरियड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। पर यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएशन नहीं मिल रहा है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड के और नीचे वाले एलिमेंट थर्ड पीरियड के। तो ऐसा वेरिएशन नहीं मिलने पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, उससे कम होती है कार्बन की, उससे कम एल्यूमिनियम की, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेटल है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, कहाँ गया, अच्छा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्लोरीन की, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, और सबसे कम होगी कैल्शियम की, ठीक है, क्योंकि वो एक मेटल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट, ठीक है। अब इस ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या रॉन्ग है, ठीक है, क्या सही नहीं है। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए तो क्लोरीन जो होता है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। मतलब ए वाला स्टेटमेंट जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, और यही हमसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, डाउन द ग्रुप जाने पर अल्कली मेटल्स के उसमें एटॉमिक जो मेटालिक रेडियस होती है वो बढ़ती है। तो बी वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हमने क्या पढ़ा था कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ा साइज हो गया F माइनस का और सबसे छोटा हो गया L3 प्लस का, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एकदम सही है। उसके बाद इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का अगर हम ऑर्डर बनाते हैं तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका Np3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है Np4, और जो नाइट्रोजन होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सही है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन में भी कोई करेक्ट नहीं है, बट इसके अंदर एक ही ऑप्शन जो है वो गलत है, वो कौन सा है, ए वाला। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप वापस से अपने नोट्स में जाइए और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक है उसको पढ़िए, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, ये आपको बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था,
और उसमें भी लगभग यही एलिमेंट दे रखे थे। इसमें हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। अब देखिए इसके अंदर फॉर्चुनेटली हमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या है, सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन जो है हमारा वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन के नीचे आ जाता है सल्फर, तो ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब क्या होता है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होगी, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा होगी, ठीक है। और लेफ्ट से राइट पर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगी क्लोरीन की, और क्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए, इस चीज़ पर हमें डाउट आ जाता है कि क्लोरीन के बाद क्या फ्लोरीन आना चाहिए या फिर क्लोरीन के बाद सल्फर आना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि जो हमारे ऑर्डर बनेगा वो किस टाइप बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम ऑर्डर बना रहे हैं तो हमें ग्रुप वाइज ऑर्डर को कंसिडर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन की, फिर उससे कम होगी फ्लोरीन की, फिर उससे कम होगी सल्फर की, और सबसे कम किसकी होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो था बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको इसमें ये याद रखना है जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ग्रुप वाइज देखना है, ठीक है। मतलब अगर आप ऑर्डर बनाएं तो आपको पहले ग्रुप वाइज ऑर्डर बनाना है। मतलब जैसे कि हम फ्लोरीन और क्लोरीन का बनाया तो सबसे बड़ा हो गया क्लोरीन, सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन के लिए, फिर होगी फ्लोरीन के लिए, फिर उसके बाद हमको दूसरे ग्रुप को देखना है, ठीक है। ये है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे रखा है 144 हैज़ बिन डिस्कवर्ड। 144 की अभी अभी डिस्कवरी हुई है एंड इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जो ट्रिक है वो हम पहले ही सीख चुके हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो एटॉमिक नंबर दिया है इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस होती है रेडॉन 86। तो रेडॉन 86 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो काहे में जाता है ये देखना है। तो रेडॉन 86 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो काहे में जाएगा, वो देखना है। और उसके बाद 86 के बाद हमें ऑर्बिटल की फिलिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद जो होगा ऑर्बिटल की आप फिलिंग करेंगे और जो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, वो हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 144 दे रखा है, ठीक है। तो 144 के आगे का देखना है हमें। तो रेडॉन का होता है 6d10 7s2, ठीक है। 6d10 7s2 7p6। सो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आपको इसका आंसर निकालें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी स्पेस नहीं है कि मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर समझा पाऊँ। सो आप इसे ट्राई करें और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था नीट 2017 का था, और ऐसे और भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आ गई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए मैंने आपको बता रखा था, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के साइज का ऑर्डर बनाना है तो क्या करना है चाहिए हमें, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज जो होगा उतना बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखा जाए तो सोडियम में होगा 10 इलेक्ट्रॉन, Mg में 12 - 2 10, 13 - 3 10, सिलिकॉन में 14 - 4 10, सभी 10 इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, सिलिकॉन +4 पे। तो सिलिकॉन +4 का साइज़ जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, और Na+ जो होगा उसका साइज़ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर जो है हमें सी में देखने को मिल रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। इसमें पूछा गया है आयनिक रेडियस जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। सो पहले में दे रखा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला में और दूसरे में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में जो था वो था इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरे में क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
सी वाला ऑप्शन बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और डी वाला बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये होता है न्यूक्लियस, ये होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करो तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव के बारे में पता लग जाएगा। तो जो आयनिक रेडियस होती है वो जो होती है, अगर यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अगर ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, साइज़ भी क्या होगा, कम होते जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, जो साइज़ होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। साइज़ जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको याद ही रख लेना चाहिए कि इन अ पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मतलब जब एस ब्लॉक से हम पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम का क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आंसर करेक्ट होगा, डी वाला, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो पहले जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर से हमें एक और क्वेश्चन मिला काय पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पर, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस एंड Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन देयर आयोनिक रेडियस शोज। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो जो O2 माइनस है उसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैंने क्या कहा था, ऑर्डर कैसे बनाना है, साइज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे बड़ा साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा O2 माइनस का, उससे छोटा F माइनस, और सबसे छोटा हो जाएगा L3 प्लस। तो साइज जो होगा वो क्या होगा, L3 प्लस से बढ़ेगा O2 माइनस तक। ठीक है, तो एन सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद एंड सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू L3 प्लस, ये एकदम करेक्ट है। एंड इंक्रीज फ्रॉम O माइनस टू F माइनस एंड देन डिक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू L3 प्लस, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस एंड F माइनस एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू L3 प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, डी वाला आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू L3 प्लस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर से ये जो ट्रेंड है ये हमें मिला, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सो यही बेनिफिट होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आपको पता चलता है कि कौन से जो टॉपिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। देखिए बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। इसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक ऐसे ही क्वेश्चन में, कि जो फ्लोरीन होता है उसके अंदर साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या होता है कि फ्लोरीन के ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, और वो क्या होता है, उनका बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, तो ए वाला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है, करेक्ट है। फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, ये भी करेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की जो होती है सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है बट एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो कौन सा है, ए वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, सो ये पॉइंट आप याद रख लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की जो होती है क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से वही क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अब आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, अगर हम पीरियोडिसिटी पर 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर ही होंगे। ठीक है, तो देखिए आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम 2+ कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर। वही बात आ गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो साइज होता है वो क्या होता है,
हमारा जो साइज का ट्रेंड होता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पर है, Ca2+ पर है। ठीक है, तो Ca2+ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद आएगा K+ और फिर Ar। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है ए वाले ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बेरिलियम और बोरॉन में क्या डिफरेंस होता है, तो जो हमारा बेरिलियम होता है वो होता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट और जो बोरॉन होता है वो होता है 13th ग्रुप का एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेरिलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2। ठीक है, इसका होता है 2s2 और जो बोरॉन होता है उसका क्या होता है 2p1। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू समझा देता हूँ। ये हो गई 2s ऑर्बिटल और ये हो गई 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2s2 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये फुली फिल्ड हो गई है ना, और ये हो गया 2p1। तो जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी किससे होगी, बोरॉन से ज़्यादा होगी। अब देखिए ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है जहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी सेकंड से ज़्यादा है। ठीक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो 9.32 और 8.29, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा है सेकंड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। फिर से देखिए आयोनिक रेडियस पर क्वेश्चन है और जो स्पेसिस दे रखी है, क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, पहले ये चेक करना है। तो हाँ, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है तो फिर वही बात आ जाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साइज। साइज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है F- पर सबसे ज़्यादा, सॉरी O2- पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, पर ऐसा तो ट्रेंड कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब यहाँ पर क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा। अब देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पर क्या होता है न्यूट्रल स्पीसीज का जो एनायन होता है उसका साइज़ न्यूट्रल से ज़्यादा होता है और कैटायन का साइज़ न्यूट्रल से कम होता है। तो ए वाले ऑप्शन में तो कुछ अलग ही ट्रेंड मिल रहा है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है अगर ये एग्ज़ाम में ऐसा ही आता है तो इसमें बोनस होना चाहिए, और अगर इसमें आपको इंटरचेंज दिखता है कि न्यूट्रल स्पेसिस बीच में आ रही है, मतलब इसका करेक्ट ऑर्डर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा सबसे बड़ा साइज़ होगा H नेगेटिव का, फिर होगा H न्यूट्रल और सबसे छोटा साइज़ होगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन में है तो आपको करेक्ट करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्वेश्चन बोनस होगा, और ये जब आया था तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। बट ये क्वेश्चन करने से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में देखा जाएगा, तो देखिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखना है। तो देखिए 3s1 को हम निकाल देते हैं, यहाँ से 3p1 को निकाल देते हैं। अगर 3p2 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बच जाएगा, 3p1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3s1। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में निकाल दिया, ये क्या हो गई, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, फिर एक काम कीजिए, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ ये। ठीक है, अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 2p6 से निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 3s1 से निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3s2 से निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2p6 से निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके अंदर देखा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखिए जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे क्या कहा जाता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पर जब हम देखें, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो हो गई, ठीक है, 2s1 से निकाल दिया तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, डायरेक्ट 2p6। 3p1 निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1। 3p2 निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3p1, और 3s2 निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1। तो ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब सेकंड का मतलब क्या होता है,
अब ये जो 3p1 है इससे भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 3p1 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 3s1। तो ये जो 3p1 से निकालेंगे ये कौन सी होगी, सेकंड आयनेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 3s1 जो बता था, 3s1 से भी निकाल दीजिए तो ये भी कौन सी होगी, सेकंड आयनेशन एनर्जी। अब यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर के सर्कल लगाए हुए हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगी, थर्ड आयनेशन एनर्जी। अब हमें डिफरेंस देखना है। अब देखिए जब हम पी सबशेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे मतलब क्या हो गया, सेकंड आयनेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ जिससे आपको कम कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, बाय मेकिंग डायग्राम ऑफ सबशेल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए 2p की सबशेल बनाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 ना, सॉरी माय मिस्टेक, इसके अंदर तो 3 ही ऑर्बिटल होगी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊँ कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए ये हो गई 3p6 वाली हमारी, 2p6 बनाना है तो 1 2 3, अब अपोजिट स्पिन के साथ 1 2 3, ये यहाँ पर क्या हो गए, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि हम इस 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी सेकंड में, मतलब सेकंड आयनेशन एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी। बट एक बार ज़्यादा एनर्जी लगाने के बाद अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इसका 2p6 कॉन्फ़िगरेशन था, जो 2p6 कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो जब कोई एलिमेंट अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको स्टेबल से अनस्टेबल करेंगे तो यहाँ पर हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो सेकंड आयनेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होगी और थर्ड आयनेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर डिफरेंस तो ज़्यादा मिलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको क्या कॉन्फ़िगरेशन ले जाना है, 2p6 से हमको जाना है 2p5 पे, मतलब स्टेबल से हम अनस्टेबल कर रहे हैं। उसके बाद बी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो सेकंड आयनेशन एनर्जी मतलब होता है 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो आप 3s1 से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2p6, मतलब ये अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पे 3s2 से, सेकंड और थर्ड, जैसे सेकंड आयनेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3p1 से और थर्ड में हम निकालेंगे 3p2 से, ठीक है। और जो डी वाला ऑप्शन है उसके अंदर भी क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 3s1 से और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 2p6 से। अब देखिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी किस में लग रही है। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो 2p6 जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उससे अनस्टेबल कर रहे हैं 2p5, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए। ये तो पहले से ही अनस्टेबल है, ठीक है। ये जो है 3s1 ये तो पहले से ही अनस्टेबल है, ठीक है। और अनस्टेबल से ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो एनर्जी इतनी ज़्यादा लगेगी नहीं, ठीक है। फिर होता है 3p1 से 3p2, इसमें कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि 3p1 भी अनस्टेबल था, ठीक है। और जो हमारा 3p2 है वो भी अनस्टेबल है, ठीक है। तो 3p1 भी अनस्टेबल था, 3p2 भी अनस्टेबल है। यहाँ पर क्या हो गया, 3s1 से 2p6 अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी ए में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप इसे एक बार और ट्राई करें, अपने नोट्स को में से देखें और फिर ट्राई करें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। तो ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब होता है, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+ होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की एफिनिटी किसके अंदर ज़्यादा होगी, देखिए बेस जो होते हैं वो लोन पेयर देते हैं और एसिड जो होते हैं वो H+ देते हैं, ठीक है। तो जो बेस होता है, बेस के अंदर प्रोटॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो NH3 में से अगर एक H निकल जाता है तो क्या बन जाता है NH2-, ठीक है।
फिर F माइनस, I माइनस और HS माइनस। तो इसके अंदर जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन एफिनिटी होगी वो किसके लिए होगी, D के लिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, HS माइनस से क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल इज दे आर। नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए तो जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, दे पोजिशन इन द EMF, पाउलिस इलेक्ट्रो सॉरी कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, फॉर्म कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन, है ना, एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, सो देयर फॉर दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसका अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अमॉन्ग द एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके अंदर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3p3। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो पी जो पी सबशेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फुल फील्ड ऑर्बिटल होगी तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाफ फील्ड होगी तो मिनिमम 3 होंगे। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होती है वो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, 4p3 और 3p3। अब क्या होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो देखिए ये क्या हो गया, फोर्थ ऑर्बिट में है और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है वो न्यूक्लियस से कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाना चाहिए, डी वाला आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पॉलिस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फॉर द एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। जो पॉलिस की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होती है पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तो पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आएगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमॉन्ग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के अंदर जो साइज ट्रेंड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया Ca2+ पे तो इसका साइज सबसे छोटा, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो गया H2- पे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले पर चलते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट होता है, तो डिक्रीजेस इन द पीरियड एंड इंक्रीजेस इन द ग्रुप। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज होता है, ये बात सही है, और इंक्रीज होता है इन द ग्रुप में, ये वाली बात भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जो था आज का हमारा टॉपिक जो था वो ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, उसका एक रीज़न है कि आप थोड़ा सा अपना भी एफर्ट्स लगाएं, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और इसके अंदर मैं आपको कुछ लास्ट में मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, और दूसरा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पर हमेशा और हर ईयर में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इन दो टॉपिक्स पर अच्छे से कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।